नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि फॉर्म 5 यानी समुदाय आधारित मातृ मृत्यु रिपोर्टिंग फॉर्म में विवरण कैसे दर्ज करें। तो सबसे पहले हम ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक लॉगिन बायोर के माध्यम से लॉगिन करेंगे। जैसे ही कोई ब्लॉक अधिकारी लॉगिन करता है, उसे यह डैशबोर्ड सबसे ऊपर दिखाई देगा। डैशबोर्ड पर MDSR डेटा मेन्यू है। जब हम MDSR डेटा मेन्यू खोलते हैं तो फॉर्म नंबर 5 खुलता है, जो कि मातृ मृत्यु जांच का होता है। जब आप इस फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो एक टेबल दिखाई देती है, जो उन सभी केसेस के साथ प्रदर्शित होती है जो पहले ही फॉर्म नंबर 5 में दर्ज किए जा चुके हैं। इस फॉर्म में किसी भी पहले भरी गई जानकारी को एडिट कर सकते हैं या यहां एक मातृ मृत्यु की नई डिटेल जोड़ सकते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि दाईं ओर 2 कॉलम हैं। पहला कॉलम एक्शन है। एक्शन में एक पेन शेप्ड आइकन होता है, जिसका अर्थ है एडिट ऑप्शन। यह विकल्प रिकॉर्ड्स को एडिट करने में मदद करता है। तो किसी भी पहली भरी गई जानकारी आप यहां से एडिट कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। प्लस साइन का मतलब है कि आपको फॉर्म संख्या 5 के लिए विवरण दर्ज करना होगा। इसका मतलब है कि अभी इसमें कोई विवरण दर्ज नहीं है, लेकिन किसी विशिष्ट मातृ मृत्यु के लिए जानकारी फॉर्म नंबर 5 में दर्ज करनी होगी। इसी तरह डिटेल्स दर्ज करने के बाद आप इस टेबल से ही डेटा दर्ज करने के लिए सीधे फॉर्म संख्या 6 पर जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फॉर्म संख्या 5 में नई एंट्री कैसे करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां एक मरीज का विवरण है और आप आगे बढ़ने के लिए प्लस साइन क्लिक कर सकते हैं। उस ऐड साइन पर क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि फॉर्म अब खुल गया है और सबसे ऊपर कई सेक्शंस हैं। फॉर्म में 6 सेक्शंस हैं और हम इन 6 सेक्शंस की डिटेल्स को एक एक करके देखेंगे। पहला सेक्शन सामान्य सूचना का है। यहां अधिकांश आवश्यक जानकारी पहले से ही पिछले फॉर्म से ली गई है, जिसे हमने फॉर्म 1 नोटिफिकेशन फॉर्म के नाम से सबमिट किया था। यदि हमें इनमें से किसी भी जनसांख्यिकी विवरण को एडिट करने की आवश्यकता है, जैसे नाम या मृत्यु सूचना आदि से संबंधित विवरण, तो हम इस मॉडिफाई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और जानकारी को एडिट और सेव कर सकते हैं। यदि हम कोई डिटेल नहीं बदलना चाहते हैं तो हम इस मॉडिफाई बटन को अनचेक कर सकते हैं और इस प्रकार इस फॉर्म में दर्ज डिटेल्स यथावत रहेंगी। कुछ जानकारियां अनिवार्य हैं, जैसे अन्वेषक का नाम और अन्वेषक का पद। इसलिए हम इस जानकारी को स्किप नहीं करेंगे। हम 3 अलग अलग जांचकर्ताओं के नाम उनके पदनामों के साथ दर्ज कर सकते हैं। एक बार ऐसा करने के बाद हम सेव पर क्लिक कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि कोई अनिवार्य फील्ड खाली छूट जाता है तो हमें वह जानकारी भरनी होगी। यहां जांच की तारीख अनिवार्य है, इसलिए हम यहां जांच की तारीख का चयन कर रहे हैं और फिर सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड इज एडिट सक्सेसफुली कहते हुए एक संदेश दिखाई देगा और यह हमें मॉड्यूल 1 पर ले जाएगा, जो कि हमारा सेक्शन क्रमांक 2 है। मॉड्यूल संख्या 1 को सभी मातृ मृत्यु संबंधित डिटेल्स के लिए भरना आवश्यक है, भले ही मृत्यु प्रसव पूर्व पीड़ा के दौरान हुई हो या प्रसवोत्तर अवधि के दौरान हुई हो, जिसमें गर्भपात भी शामिल है। यह एक अनिवार्य फॉर्म है जिसे सामुदायिक स्तर पर जांच किए जा रहे सभी मामलों के लिए सबमिट करना होगा। हम यहां पर सभी दर्शकों को सूचित करना चाहेंगे कि यह एप्लीकेशन और इसके फॉर्म स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी MDSR दिशा निर्देशों के अनुसार ही विकसित किए गए हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपको जो भी फॉर्म और फील्ड दिखाई देंगे वो सीधे MDSR पर जारी दिशा निर्देशों से लिए गए हैं। मॉड्यूल 1 में पहला सेक्शन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। यहां हमें उत्तरदाता का नाम लिखने की जरूरत है। फिर अगले फील्ड में मृत महिला का नाम अपने आप आ जाता है। फिर हम मृत महिला के साथ संबंध और फिर मृत्यु के समय मृत महिला की आयु लिखते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है जो मृत्यु काल का है।
अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि 4 अलग-अलग विकल्प हैं। 1 गर्भावस्था के दौरान, 2 प्रसव के दौरान, 3 प्रसव के 42 दिनों के भीतर और 4 गर्भपात के दौरान या गर्भपात के बाद 6 सप्ताह के भीतर। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां चुने गए विकल्प के आधार पर आगे के मॉड्यूल, जो मॉड्यूल 2 या मॉड्यूल 3 हैं, खुल जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि किसी भी रोगी के लिए तीनों मॉड्यूल्स को कभी भी नहीं भरा जाता है क्योंकि ये मृत्यु की अवधि प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम उस विकल्प में गर्भावस्था के दौरान का चयन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल 2 हाईलाइट हो गया है। लेकिन अगर हम डिलीवरी के दौरान का चयन करते हैं तो मॉड्यूल 3 हाईलाइट हो जाता है और मॉड्यूल 2 छिपा हुआ रहता है। तो इस तरह से हम सावधानी से विकल्प का चयन करेंगे क्योंकि हमारे चयन के अनुसार ही आगे के मॉड्यूल खुलेंगे। तो आइए पहले ये देखते हैं कि हमें मॉड्यूल संख्या 2 में वास्तव में क्या भरने की आवश्यकता है और फिर हम मॉड्यूल संख्या 3 पर आगे बढ़ेंगे। इस सेक्शन में मृत्यु का स्थान जैसे कुछ अन्य फील्ड हैं, इसलिए हम दिए गए विकल्पों के अनुसार मृत्यु के स्थान का चयन कर सकते हैं और फिर संस्था या गांव, शहरी क्षेत्र का नाम और स्थान निर्धारित कर सकते हैं जहां यह मृत्यु हुई है। मृत्यु की तारीख और समय भी चुनना आवश्यक है। क्या स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर या नर्स ने आपको मृत्यु के कारण के बारे में बताया? इस प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से हां, नहीं या लागू नहीं का चयन करें। आप मृत महिला की प्रोफाइल से अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कई फील्ड हैं जो लाल तारक से चिन्हित हैं, जैसे कि हमारे अन्य वीडियो में भी बताया गया है। इस लाल तारांकन का अर्थ है कि ये फील्ड अनिवार्य हैं, इसलिए आपको इन फील्ड्स को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य फील्ड जिनमें ये लाल तारक चिन्ह नहीं है, उन्हें खाली छोड़ा जा सकता है। इसी तरह सभी ड्रॉप डाउन फील्ड के केस में अलग अलग विकल्प हैं, जिन्हें आप उपलब्धता के अनुसार चुन सकते हैं और यदि आपके पास वह जानकारी नहीं है तो आप उस फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। अगला सेटअप प्रश्न स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित है। फिर से अनिवार्य क्षेत्रों को भरना होगा और गैर अनिवार्य क्षेत्रों को खाली छोड़ा जा सकता है। इसी तरह हमारे पास GPLA विवरण है। हमारे पास जीवित बच्चों की संख्या और पिछले गर्भपात से संबंधित प्रश्न हैं और शिशु के जीवित रहने तथा प्रसव पूर्व देखभाल से संबंधित प्रश्न हैं, जिनमें से चुनने के लिए हां या नहीं विकल्प उपलब्ध हैं। अब कई प्रश्नों में उन पर आश्रित प्रश्न भी होंगे। जैसे इस केस में आप प्रसव पूर्व प्राप्त देखभाल में देख सकते हैं, आपने हां का चयन किया है। यदि आप नहीं का चयन करते तो कोई और प्रश्न नहीं होता, लेकिन जिस क्षण आप हां चुनते हैं वहां और विकल्प भी होते हैं जो स्क्रीन पर आ जाते हैं। इसीलिए आपके पास जो विवरण है उसके अनुसार आप यहां जानकारी भर सकते हैं। कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां कैप्शन का उल्लेख एक से अधिक वैल्यूज का चयन करें के रूप में किया गया है। यह ड्रॉप डाउन फील्ड है जहां एक से अधिक विकल्प चुने जा सकते हैं। फिर एक विकल्प है ANC के संबंध में सेवा। यहां भी हम कई विकल्प चुन सकते हैं। उत्तर हां के साथ कुछ प्रमुख प्रश्न हो सकते हैं। यदि आप हां देखते हैं तो हां चुनें और फिर आपके समक्ष कई विकल्प होंगे, जैसे क्या आपने इन लक्षणों के लिए इलाज की तलाश की? यदि यहां हां का चयन किया जाता है तो फिर से उस पर आश्रित प्रश्न सामने आ जाएंगे। तो इस तरह हम जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह फिर से मॉड्यूल 1 का सेक्शन क्रमांक 2 है जो सभी सूचनाओं के लिए अनिवार्य है। एक बार जब आप सभी जानकारी भर देते हैं तो आप सेव और नेक्स्ट का चयन कर सकते हैं। यहां आपका रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया है। ऐसा कहते हुए एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा और अब आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल नंबर 2 खुल गया है।
अब हम मॉड्यूल 2 में प्रवेश कर रहे हैं। यहां मॉड्यूल 2 क्यों खुला है? वो इसलिए क्योंकि मॉड्यूल 1 में आपने मृत्यु की अवधि को गर्भावस्था के दौरान चुना है। इसलिए मॉड्यूल 2 लाइव हो गया है। अब इस मॉड्यूल में कुछ जानकारी की आवश्यकता है। इसीलिए आप ये शीर्षक पढ़ सकते हैं कि यह मॉड्यूल प्रसव पूर्व अवधि के दौरान हुई मातृ मृत्यु या गर्भपात से संबंधित कारणों से हुई मृत्यु के लिए भरा जाना है। तो पहला सवाल यह है कि गर्भावस्था की अवधि कितने सप्ताह की थी? तो हम यहां कुछ विवरणों का उल्लेख कर सकते हैं। फिर कुछ टेक्स्ट फील्ड हैं जिन्हें हमें यहां भरना है। हम जो भी टेक्स्ट जानकारी रखना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं। जैसे लक्षण के मामले में फिर से आपके पास कई विकल्प हैं जिन्हें आप यहां से चुन सकते हैं। अब यहां रेफरल के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस प्रकार का रेफरल प्रश्न जहां भी आएगा, यदि उत्तर हां है तो संभवतः कुछ प्रमुख प्रश्न भी दिखाई देंगे और इसके आधार पर एक इनपुट रेफरल सेक्शन यानी सेक्शन क्रमांक 5 खुल जाएगा। सेक्शन 5 में आप रेफरल विवरण में नाम देख सकते हैं। यह तभी खुलेगा जब इन विकल्पों का चयन किया जाएगा। इसलिए यदि हम हां का चयन करते हैं और फिर कुछ जानकारी का चयन करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं और उपलब्ध विवरण के अनुसार जो भी जानकारी हम रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं। और याद रखें, ये सभी प्रश्न दिशा निर्देशों के अनुसार हैं। इसके अलावा फिर से कुछ अनिवार्य प्रश्न हैं जिनके लिए हम उन उत्तरों का चयन कर सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। देखिए, अगर हम हां का चयन करते हैं तो फिर एक प्रमुख प्रश्न आता है। फिर हम उसे चुन सकते हैं और फिर हम उसे सेव और फिर नेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो आपने देखा कि फिर से हमारा रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। अब आप मॉड्यूल संख्या 2 में देख सकते हैं। रेफरल प्रश्न में हमने हां चुना है, इसलिए रेफरल डिटेल्स वाला सेक्शन खुल गया है। देखिए, हमने मॉड्यूल संख्या 3 को छोड़ दिया है क्योंकि मॉड्यूल संख्या 1 में दिए गए उत्तर के आधार पर नंबर 2 या नंबर 3 में से केवल एक मॉड्यूल ही खुलेगा। मॉड्यूल 2 खुल गया है और हमने सभी विवरण भर दिए हैं। इसीलिए अब हमें सीधे रेफरल डिटेल्स फॉर्म में ले जाया गया है। रेफरल डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि वहां एक टेबल दी गई है और अब इस टेबल में फील्ड के सामान्य सेट हैं जिनमें डेट, शुरू करने का समय, ट्रांसपोर्ट का समय, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, ट्रांसपोर्ट का प्रकार, स्वास्थ्य केंद्र का स्तर, स्वास्थ्य केंद्र का नाम, पहुंचने का समय और कुछ अन्य विकल्प भी हैं। यहां कई और फील्ड्स भी हैं और सभी डिटेल्स उन 6 विभिन्न लेवल्स के लिए समान हैं। तो पहला है एट देयर होम विलेज। तो रोगी महिला के पैतृक गांव और वह सारी जानकारी जो हमें रखने की आवश्यकता है और अन्य डिटेल्स जब रोगी महिला को रेफर किया गया था तो उस विशेष स्वास्थ्य केंद्र का विवरण क्या था जहां के लिए रेफर किया गया था इत्यादि। एक फॉर्म में हम 5 अलग अलग रेफरल संबंधी जानकारियां जोड़ सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि महिला को 5 अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफर किया गया है तो हम सभी 5 स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जानकारी यहां एकत्रित कर सकते हैं। हम आपको कुछ उदाहरण दिखा रहे हैं कि यह कैसे किया गया है। उदाहरण के लिए यहां समय एक फील्ड है, तो इस केस में आप समय का उल्लेख कर सकते हैं। इसी तरह आप अन्य विवरण भी भर सकते हैं। तो भरी गई अधिकांश जानकारी टेक्स्ट के आधार पर एक ड्रॉप डाउन सूची के माध्यम से होती है। आप अपने पास उपलब्ध विवरण के अनुसार इस जानकारी को भर सकते हैं। यहां पर बहुत कम अनिवार्य डिटेल्स हैं और यदि रोगी को केवल एक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया जाता है तो आपको केवल उसी के लिए विवरण दर्ज करना होगा। यदि मरीज को 2 बार रेफर किया गया हो तो आपको 2 सुविधाओं का विवरण दर्ज करना होगा। यह रेफरल की संख्या पर निर्भर करता है। एक बार पूरा हो जाने पर आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और जानकारी सेव हो जाती है।
अब हमें अंतिम फॉर्म में ले जाया जाता है, जो कि सेक्शन 6 है। सेक्शन क्रमांक 6 में प्राथमिक निदान और परीक्षणों से संबंधित शर्तों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। यह एक खुला टेक्स्ट फील्ड है और आप केस फाइल में डॉक्टर ने जो कुछ भी लिखा है उसे आप यहां टाइप कर सकते हैं। इसी प्रकार मृत्यु का कारण खंड में हम ICD-10 वर्गीकरण के अनुसार मृत्यु के कारणों का चयन करना होगा। तो ICD-10 वर्गीकरण के अनुसार सभी जानकारियां श्रेणी और उप श्रेणी समूहों में उपलब्ध हैं। इसलिए हमें मृत्यु के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारणों का चयन करने की आवश्यकता है। अगर हमें इसे चुनना है तो हम आगे के विकल्पों पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्ववर्ती कारण से संबंधित प्रश्न हैं जिनका उल्लेख इन 3 क्षेत्रों में किया जाना है। उन्हें भी यहां दर्ज किया जा सकता है। अंत में आपकी राय में क्या इनमें से कोई कारण मौजूद थे, शीर्षक वाली एक टेबल यहां मिलती है। इन सभी विभिन्न प्रश्नों को इस समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है और हमारे उत्तर के लिए हां, नहीं या नहीं जानते में से विकल्प को चुना जा सकता है। इसलिए आपके पास जो इनपुट हैं उनके आधार पर आप अपने अनुसार विवरण चुन सकते हैं और प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह आप सारी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप इस सेक्शन का चयन कर सकते हैं कि क्या ऑटोप्सी परफॉर्म किया गया या परफॉर्म नहीं किया गया, और अगर यह परफॉर्म किया गया है तो आपको विवरणों की जानकारी यहां अर्जित करने की आवश्यकता है। अंत में केस समरी का बॉक्स खुल जाता है। तो ये वो टेक्स्ट फील्ड हैं जहां आप केस से संबंधित सभी जानकारी संक्षेप में डाल सकते हैं और इसे सेव भी कर सकते हैं। देखिए, आपकी सारी जानकारी अंत में सेव हो गई है। तो इस प्रकार फॉर्म संख्या 5 को सबमिट किया जा सकता है। अब हम यहां 2 और चीजें देखेंगे। सबसे पहले फॉर्म को कैसे एडिट करें, और हमने मॉड्यूल 3 को भी छोड़ दिया था, इसलिए अब हमें यह जानने की जरूरत है कि हमें मॉड्यूल 3 में जानकारी कैसे भरनी है। हम एडिट आइकन पर क्लिक करते हैं और हम मॉड्यूल 1 पर आ जाएंगे। यदि आपको याद हो तो मॉड्यूल संख्या 1 में हमने मृत्यु की अवधि को चुना था। यदि आप इसे डिलीवरी के दौरान विकल्प में बदलते हैं तो आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल नंबर 3 खुल गया है और मॉड्यूल नंबर 2 अब छिपा हुआ है। इसलिए हम इसे चेंज कर देंगे और इसे सेव कर लेंगे। यह हमें सीधे मॉड्यूल नंबर 3 पर ले जाएगा। मॉड्यूल नंबर 3 प्रसव के दौरान हुई सभी मातृ मृत्यु या प्रसव के बाद की अवधि के दौरान हुई मृत्यु के लिए भरा जाता है। यहां कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके लिए हमें ड्रॉप डाउन विकल्पों की संख्या के रूप में उत्तर देने की आवश्यकता है, जो कि डेट और डिलीवरी का समय और मृत्यु की तारीख और समय इत्यादि है। इस कैलेंडर विकल्प को बदला जा सकता है। सभी फील्ड ड्रॉप डाउन सूची पर आधारित हैं। आप वहां उपलब्ध कई विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्पों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जटिलता और संस्थागत प्रसव से संबंधित प्रश्न। यह हमें कई उत्तरों को एक साथ चुनने का विकल्प देता है, इसलिए एक से अधिक विकल्पों का चयन किया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में हमारे पास एक से अधिक विकल्प हैं जिन्हें चुना जा सकता है। याद रखें, वे सभी फील्ड जहां आपको लाल तारांकन मिलता है। आपको जानकारी अवश्य दर्ज करनी होगी क्योंकि यह अनिवार्य फील्ड है। संभवतः आपको हां या नहीं के इनपुट के आधार पर कुछ प्रमुख प्रश्न दिखाई दे सकते हैं। यदि वे प्रदर्शित होते हैं तो आपको उन प्रश्नों के लिए भी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे पास प्रसवोत्तर अवधि प्रश्न फिर से आता है, जहां हमें जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता है। यहां हमने कई विकल्प चुने हुए हैं। ये हां या नहीं पर आधारित प्रश्न हैं। यदि आप हां का चयन करते हैं तो संभवतः कुछ प्रमुख प्रश्न दिखाई देंगे। यदि आप नहीं चुनते हैं तो कोई प्रमुख प्रश्न नहीं आएगा। यहां बहुत सारे अनिवार्य फील्ड्स भी हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ रेफरल प्रश्न आ रहे हैं।
इसलिए यदि आप हां का चयन करते हैं तो रेफरल सेक्शन खुल जाएगा। तो अब मॉड्यूल संख्या 3 भी कुछ प्रश्नों के आधार पर रेफरल सेक्शन को खोलेगा। तो इन सभी सवालों का जवाब हमें केस शीट और प्रदान की हुई जानकारी के अनुसार देना होगा। कुछ खुले टेक्स्ट फील्ड हैं जहां आप उपलब्ध जानकारी में से कंटेंट लिख सकते हैं और अभी तक वर्ड लिमिट की कोई सीमा नहीं है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप सेव कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम केवल जानकारी को सेव कर लेते हैं। जिस क्षण आप सेव करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यह आपको रेफरल डिटेल्स फॉर्म पर ले जाएगा, क्योंकि हमने रेफरल सेक्शन में हां चुना है। यहां हम आवश्यक जानकारी भर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरह फॉर्म क्रमांक 5 जमा हो सबमिट किया जाता है। हमने देखा है कि फॉर्म 5 में नए फॉर्म को कैसे एडिट किया जाता है और हमने ये भी देखा कि इसमें विभिन्न मॉड्यूल्स और सूचनाओं को कैसे सबमिट और एडिट किया जा सकता है। अंत में आपको ये देखना होगा कि पीडीएफ फाइल को कैसे डाउनलोड किया जाए। जब भी आप जानकारी सबमिट करते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप फॉर्म में जा सकते हैं और वहां आप देख सकते हैं कि पीडीएफ आइकन है। आप आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल विंडो में ही खुल जाएगी और फिर आप जानकारी को सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम फॉर्म क्रमांक 5 में डेटा एंट्री कर सकते हैं, जो कि एक समुदाय आधारित मातृ मृत्यु रिपोर्टिंग फॉर्म है। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।